जय हिंद। मैं सुनील यादव। एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के पेपर में कुछ वर्षों से जो चेंजेस आए हैं, जो क्वेश्चन पैटर्न रहा है या क्वेश्चन को पूछने की जो प्रवृत्ति में परिवर्तन आया है, उस पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। साथ ही इस विषय पर भी हम बात करेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में किस प्रकार से आपको क्वेश्चन को बनाना चाहिए, कौन कौन सी ट्रिक्स यूज़ करना चाहिए, एलिमिनेशन मेथड क्या होती है, किस प्रकार से क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किन क्वेश्चन को बनाने पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किन को छोड़ देना चाहिए। कई बार क्वेश्चन नहीं बनता तो उसका किस क्वेश्चन का आपको डिप्रेशन लेना है, नहीं लेना है, ध्यान नहीं देना है, और किन क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस करना है, इन सभी विषयों पर हम यहाँ बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर कर हम यहाँ शुरू करते हैं। 2019 एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन पेपर था वो अपने आप में काफ़ी चेंज था। रीज़न ये है कि इसके पहले जो क्वेश्चन आते थे वो काफ़ी फ्लैट वे में आते थे। 2019 के पेपर में यदि आप ऑब्जर्व करेंगे तो आईएएस जो एग्ज़ाम होता है उसका जो पैटर्न था उसको यहाँ पर फॉलो करने का प्रयास किया। हालांकि लगभग 10 क्वेश्चन में आपको ये देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये था ज़रूर। और जब ये 10 क्वेश्चन में था तो ये 10 क्वेश्चन अपने आप में एक डिसाइडिंग फैक्टर हो गए। हालांकि कट ऑफ उसके बावजूद 75 तक पहुँच गया था, लेकिन ये जो क्वेश्चन थे ट्रिकी क्वेश्चन और आईएएस टाइप के जो पैटर्न होता है उसके क्वेश्चन, उनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही है। तो चलिए एक एक करके अपन उस पर बात कर लेते हैं। बिल्कुल बिगनिंग से यहाँ पर बताने वाले हैं। आप में से कई लोग बड़े विद्वान होंगे, वेल एक्सपीरियंस होने वाले, लेकिन कई विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो कि बिल्कुल बिगनर होंगे, नए सिरे से देख रहे होंगे। तो उनको लेकर हम यहाँ पर चलने वाले हैं और बिल्कुल हायर जो वेल एक्सपीरियंस हैं उन तक हम जाने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर दोनों को ही लाभ मिलेगा। आप चाहे नए हों चाहे बहुत ही एक्सपीरियंस हो, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को यहाँ मिलने वाला है। सबसे पहले यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे कुल 100 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है। 200 नंबर का पेपर होता है, यानी ईच क्वेश्चन के कितने मार्क्स होते हैं, 2 मार्क्स करके होते हैं। 32 पेजेस में आपको वहाँ पर क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है। परीक्षार्थी के लिए कुछ निर्देश दिए होते हैं, उस चीज़ को भी आप यदि ऑब्जर्व करें। परीक्षार्थियों के लिए दिए गए निर्देश काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, इसको जरूर पढ़ना चाहिए। कई बार ये होता है कि कुछ ऐसे चेंजेस ला दिए जाते हैं, चाहे प्रीलिम्स परीक्षा हो, मेंस परीक्षा हो, जिनसे हमको कई बार कुछ क्वेश्चनों में लाभ मिल सकता है, या मेंस में तो उसका बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट होता ही होता है कि यदि आपने पढ़ा तो आपको मालूम है किस प्रकार से क्वेश्चंस को लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, नंबर वाइज लिखना है, नहीं लिखना, ये चीज़ें। कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं और पूरा पूरा एग्जाम उनका डिस्टर्ब हो जाता है, साहब सिलेक्शन रुक जाता है, भले ही पूरा पेपर उन्होंने बनाकर लाया हो। तो इसलिए जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनको जरूर पढ़ें। बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में ही पढ़ना चाहिए, कोई ज़्यादा समय लगता नहीं है, 1-2 मिनट लगेगा आपको उसको पूरा पढ़ने में। और अच्छी चीज़ है कि हाँ, आपके दिमाग में वो चीज़ तरोताज़ा रहेंगी भी रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश में छपा हुआ है, पर इस सुविधानुसार परीक्षार्थी अपनी कोई भी भाषा चुन सकते हैं। 100 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर देख लें कि क्वेश्चन पेपर में आपके पूरी संख्या में क्वेश्चन है कि नहीं, अन्यथा आप दूसरा क्वेश्चन बुक प्लेट मांग सकते हैं। सभी प्रश्न कंपलसरी है यहाँ पर, अथवा वाला कोई ऑप्शन यहाँ नहीं होने वाला है। प्रश्नों के अंक भी समान है, प्रश्नों की संख्या दी गई है आपको वहाँ पर। नेक्स्ट वन, निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उत्तर उसके अनुसार ही अंकित कर लें। साथ जी, कृपया उत्तर निर्धारित स्थानों पर ही आवश्यक रूप से प्रविष्ट करें। यानी कि वहाँ पर 4 ऑप्शन मिलते हैं आपको और गोले काले करने रहते हैं। इस तरह से गोले आपको वहाँ पर दिए हुए होते हैं। कई बार बच्चे ऐसे कुछ तरह से काले कर देते तो ये तरीका गलत है। कई बार ऐसा टिक मार्क कर दिया, ये भी तरीका गलत है। कई बार ये कर देते कि आधा सा कुछ काला कर दिया है, या इस तरह से कुछ कचरा सा आधा सा काला है, ये भी गलत मेथड सही क्या है, आपको पूरा गोला इस तरह से ब्लैंकेन ही करना है। बिल्कुल ये सब इसमें ये ध्यान रखना, गोला काला करते करते फोड़ा मत दीजिएगा ओएमआर शीट्स को, ठीक। इसके अलावा आपको ओएमआर शीट में कहीं पर भी नहीं लिखना है, इस बात का ध्यान रखिए। गलती से भी नहीं होनी चाहिए ये वाली गलती। इन गलतियों को आप सुधारें, या कर देते हैं तो ना करें, कोशिश आपकी ये होनी चाहिए। कई बार एग्जामिनर के ऊपर होता है जो आपकी इन गलतियों को माफ़ कर देते हैं, और कई बार ऐसे एग्जामिनर के सामने आपकी कॉपी पड़ जाती है कि फिर वो आपकी छोटी सी गलती भी माफ़ नहीं करता। और अनेक विद्यार्थी ऐसे ही मिलेंगे जिन्होंने कट ऑफ से ज़्यादा ऊपर नंबर सही बनाए थे, उसके बावजूद उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो ना होने की वजह ये नहीं होती है वहाँ पर कि उनके नंबर ऑफ क्वेश्चन सही नहीं थे, बल्कि वजह क्या थी, कहीं यहाँ टिक मार्क बना दिए, कहीं कुछ लिख दिया, यहाँ पर कहीं कुछ है। तो ये सब चीज़ें होती हैं और आपकी कॉपी रिजेक्ट हो जाएगी। यानी पेपर सही बनाना तो आपके लिए चुनौती है कि उसके साथ में आपको एक पूरे डिसिप्लिन का भी ध्यान रखना चाहिए। गलती से भी यहाँ पर गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। अब इसका सबसे लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट साहब जी, ठीक, कि अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत आया हुआ है तो उसकी प्रिंटिंग में कोई मिस्टेक है, मुद्रण संबंधी कोई मिस्टेक है, फैक्ट संबंधी कोई मिस्टेक है, तो प्रश्न के हिंदी तथा अंग्रेजी रूपांतरणों में से अंग्रेजी रूपांतरण को ही मानक माना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है साहब, अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु यहाँ पर ये बनती है। आपको दिया हुआ है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों को संपत्ति के अधिकारों से हटाया था। ध्यान देने वाली बात है कि जब भी कहा जाएगा जोड़ा गया है तो 42वां संविधान संशोधन होता है मैक्सिमम टाइम उसका आंसर, और नॉट ऑलवेज।
जबकि हटाया गया है तो उसका आंसर क्या होता है 44वां। बिल्कुल बिगनिंग की बात है कॉन्स्टिट्यूशन की, इसलिए इसका आंसर क्या आने वाला है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, जो मेहनती विद्यार्थी जिन्होंने लगातार अध्ययन किया, तैयारी की, उनसे आसानी से ये बन जाएगा। यहाँ पर गलती क्या हो जाती है बच्चों से कि कई बार वेल एक्सपीरियंस भी ये पढ़ना भूल जाते हैं कि हटाया गया है। ठीक है, कई बार बच्चे पढ़ लेते हैं जोड़ा गया है साहब जी, ये मिस्टेक भी हो जाती है। या कई बार इतना आसान क्वेश्चन लगता है उनको कि इसको वो गंभीरता से नहीं लेते, कहते हैं हाँ ये तो हमने 100 बार पढ़ा हुआ है साहब जी, सीधा वो आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर गलती वो ये करते हैं कि 42वां और 44वां में से वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जल्दबाजी में कई बार 42वां भी लगा देते हैं। इसलिए क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ें, प्लस ट्रिक्स को भी आप ध्यान रखें। जोड़ा क्या बोलेंगे 42वां, हटाए तो क्या बोलने वाले हैं 44वां लगाएंगे। इसका आंसर सही क्या आएगा सी, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था। इस क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूजन था, बहुत विद्यार्थियों से नहीं बना, अपने आप में एक टफ क्वेश्चन था। टफ क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि ट्रेडिशनल बुक्स में आपको पढ़ने के लिए नहीं मिलता है। ध्यान देने वाली बात है कि दल विहीन प्रजातंत्र की बात सबसे पहले M.N. रॉय ने की थी, जो कि सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी जो कहलाती है 1921 में बनने वाली, 25 में जिसका विस्तार हुआ था, उस पार्टी से वो संबंधित थे। इनकी इस राय का समर्थन सबसे खास बात है कि गांधी जी ने भी किया था, इसलिए इसका एक आंसर क्या होने वाला है, दल विहीन प्रजातंत्र का आंसर गांधी जी होने वाला है। लेकिन बाद के हम दौर में देखेंगे कि इसी चीज़ को जयप्रकाश नारायण ने 70 के दशक में, 60 के दशक में हम देखेंगे कि 60 के दशक में इस चीज़ को उठाया था। तो जयप्रकाश नारायण जी ने भी दल विहीन प्रजातंत्र को प्रस्तावित किया था, कहा था कि हाँ भारत में यह लागू किया जाना चाहिए। आपको पता ही होगा कि गांधी जी ने आज़ादी पश्चात में कांग्रेस को समाप्त करने की बात की थी, क्योंकि कांग्रेस के पास में इतना अधिक मात्रा में बहुमत आ गया था कि वह शक्ति कहीं ना कहीं एक दूसरे तरीके से उपयोग हो सकती थी, तो उन्होंने उसको भंग करने की बात भी कही थी। उस चीज़ को लेकर ही क्वेश्चन उठाया गया, ध्यान रखिएगा। तो इसके दो आंसर हैं अपने आप में, देखें गांधी जी भी इसका आंसर सही है और जयप्रकाश नारायण भी इसका आंसर सही कहलाएगा अपने आप में। ये दोनों ही ऑप्शन इसके सही, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता था कि उसका आंसर क्या मानते। भारत की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी। महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर आपको लगाना है पहली महिला निर्वाचन आयुक्त के बारे में बात हो रही है। विद्यार्थी इसको पढ़ते हैं कि पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन के बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ा होता, बहुत बार रट्टा मारा होता, तो गलती यहाँ पर हो जाती है। इसलिए बड़े धैर्य से गौर से पढ़िए इसको और इसको मार्क करिए साहब। आपको यहाँ पर क्या लगाना है, महिला वाले क्वेश्चन को फुटअप करना है साहब। इसका आंसर आएगा वी.एस. रमा देवी जी। 1990 के दशक में उनकी एज अ चीफ इलेक्शन कमीशन के रूप में नियुक्ति की गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल कैग के कर्तव्यों को निर्धारित करता है, यानी कि कैग के कर्तव्य बताता है। महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक हमको कैग के बारे में दिया हुआ है, लेकिन कैग के कर्तव्यों की यदि हम बात करें तो वह दिए हुए हैं आपको आर्टिकल 149 में। अनेक विद्यार्थियों ने इस क्वेश्चन को इसलिए गलत किया था, उन्हें लगा था कि केवल कैग पूछ रहा है, जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कैग के कर्तव्य। तो कर्तव्य और शक्तियाँ आर्टिकल 149 में दी हुई हैं, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 149 आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने वाली समिति का नाम क्या था। इसमें संवैधानिक वर्ड को आपको मार्क करना चाहिए, इसको अंडरलाइन करना चाहिए। ये अंडरलाइन आप क्यों करते हैं, ये अंडरलाइन आप खुद को बताने के लिए करते हैं, खुद को रिमार्क पर लाने के लिए करते हैं कि साहब इस बात का हमको ध्यान रखना है, इसमें गलती नहीं करना है। ये उसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कीवर्ड है। बाकी जो क्वेश्चन होता है उसमें से मैक्सिमम कीवर्ड्स को आप यूं ही ग्रैस्प कर जाते हो, लेकिन कई बार उसमें ये होता है कि जो उसका ट्रिकी कीवर्ड रहता है, जो घुमावदार होता है या पुछल्ले शब्द कहलाते हैं, वो क्वेश्चन के आंसर को परिवर्तित कर देते हैं। तो इसलिए उन कीवर्ड्स को आपको थोड़ी सा रिमार्क पर ले लेना चाहिए, ताकि पढ़ने के दौरान में आपके अलग से वो नज़र आएँ। यहाँ पर संवैधानिक मान्यता पूछा है, रीज़न ये है कि साहब अशोक मेहता समिति भी पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है, संथानम समिति भी है, संघम समिति भी है साहब जी। ये सभी जो समितियाँ ये पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित हैं। तो ये पॉइंट पहली बात, इसलिए ये क्वेश्चन टफ बनता है अपने आप में। अब बात यह आती है ये सब समितियाँ संबंधित तो हैं, लेकिन बात हो रही संवैधानिक मान्यता। संवैधानिक मान्यता का मतलब ये है कि 73वां एंड 74वां जो संविधान संशोधन है, हालांकि पंचायती राज 73वां की बात हो रही है, तो 73वां संविधान संशोधन को एक संवैधानिक दर्जा दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया जाए उस चीज़ के लिए। ये बात किसने कही थी, तो 73वां संविधान संशोधन 1993 से आपके यहाँ पर लागू होता, 92-93 साल जी। इसके लिए 1986 में हम देखते हैं L.M. सिंघवी समिति बनती हो, उन्होंने इस चीज़ के लिए रिकमेंड किया था और उनकी रिकमेंडेशन के आधार पर ये बिल फाइनली प्रपोज किया जाता है और एक्ट बनता है साहब। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सी L.M. सिंघवी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है। वॉलीबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है साहब जी। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम क्रिकेट से संबंधित है।
इस विषय पर पहले भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। कैप्टन रूप सिंह के बारे में आप जानते होंगे कि जो मेजर ध्यानचंद जी, जो कि हॉकी के भारत के महानतम खिलाड़ी कहलाते हैं, उनके नाम पर आप राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाते हैं 29 अगस्त को। उनके छोटे भाई थे कैप्टन रूप सिंह जी, उनके नाम पर यह स्टेडियम बनाया गया था। ग्वालियर शहर में यह स्थित है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि मूल रूप से यह स्टेडियम अपने आप में हॉकी का स्टेडियम हुआ करता था साहब जी, ठीक है। यानी 1978 में जब इस स्टेडियम को बनाया गया था तो एक किस चीज़ का था, हॉकी का था। 1980 के दशक में इस स्टेडियम को कन्वर्ट करके क्रिकेट का बना दिया गया था। तो वो उसके पश्चात से क्रिकेट का स्टेडियम है। अपने आप में इसकी दर्शक क्षमता काफ़ी अच्छी है। आज के समय में यदि इसके बारे में हम देखें तो डे नाइट मैच की फैसिलिटी भी यहाँ पर है, उपलब्ध है। ये इसकी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। इस स्टेडियम में अगर कभी को क्वेश्चन हो सकता है कि एमपीपीएससी या स्टेट के जो भी एग्ज़ाम्स है कॉम्पिटेटिव, उसमें पूछा जा सके आपसे कि यहाँ पर होने वाला पहला जो मैच था, इंटरनेशनल मैच, वह किन दो देशों के बीच में हुआ था। यानी फर्स्ट वनडे मैच, इस तरह करके पूछ देगा, फर्स्ट वनडे मैच किन दो देशों के बीच में हुआ था। तो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के बीच में यह मैच हुआ था। तो ये जानकारी थोड़ी सी प्रिपेयर रखें। बताने का आशय देखिए कि आप केवल कैप्टन रूप सिंह क्वेश्चन वाला नहीं बना रहे हैं, बल्कि उससे संबंधित जो बैकग्राउंड का है उसको भी थोड़ी सा प्रिपेयर आप कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब आप कोई एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पर इनसे रिलेवेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हो वह एग्जामिनेशन हॉल में आपके काम आ जाए। मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकेडमी की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, 2007 में हुई थी, लेकिन ये क्वेश्चन कई विद्यार्थियों को टफ हो गया। रीज़न क्या था? जो भी ट्रेडिशनल बुक्स वगैरह हैं उनमें प्रायः आपको इसके बारे में पढ़ने के लिए मिलता है। 10 प्रकार की अकेडमी से आपको पढ़ने के लिए मिल जाती हैं, लेकिन इस अकेडमी के बारे में पढ़ने के लिए नहीं मिलता है। मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकेडमी 2007 में आपने इस अकेडमी को इस्टेब्लिश किया था। मध्य प्रदेश शहर के भोपाल में इस अकेडमी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इनमें से कौन सा खेल का जो पुरस्कार है वह मध्य प्रदेश से संबंधित है। यानी कि आपको यहाँ पर कीवर्ड है कि मध्य प्रदेश का स्पोर्ट्स से आपको अवार्ड बताना है, ना कि भारत सरकार वाला बताना है। लक्ष्मण पुरस्कार नहीं है, गंधर्व पुरस्कार नहीं है, अर्जुन पुरस्कार ध्यान रखिएगा कि इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, तो यह भी नहीं है। तो यानी बचा कौन सा आपका? एकलव्य पुरस्कार। तो इस प्रकार से हम देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। एकलव्य पुरस्कार मध्य प्रदेश राज्य शासन के द्वारा प्रदान किए जाने वाला पुरस्कार है। युवा खिलाड़ी को दिया जाता है, 19 वर्ष से कम एज वालों को दिया जाता है। इसके बारे में आप बेसिक चीज़ें जानते होंगे। निम्न में से कौन 2018 में मध्य प्रदेश राज्य के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों में से दिव्यांग कैटेगरी से आता है? यह आपको वहाँ पर बताना था कि ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो कि दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करता है। इस क्वेश्चन का आंसर था सोनू गोलकर। यह क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित था। वर्ष 2018 में सोनू गोलकर काफ़ी चर्चा में आए हुए थे। इनका चयन किया गया था विक्रम अवार्ड्स के लिए और खंडवा के हैं। इन बातों को ध्यान रखिए, हो सकता है कि अगली बार भी इनसे रिलेवेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ आपको, मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, करंट अफेयर से रिलेवेंट यह क्वेश्चन है। वह जानी जाती हैं तीरंदाजी के लिए साहब जी, आर्चरी के लिए वह जानी जाती हैं। बहुत ही फेमस नाम रहा है अपने आप में मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से, दैट मुस्कान किरार। तीरंदाजी के बारे में यह भी ध्यान देने की बात है कि जबलपुर शहर से इसका काफ़ी लेना देना है। रीज़न ये कि तीरंदाजी जो एकेडमी है वह भी जबलपुर शहर में है। 2018 में मुस्कान किरार का जो चयन है वह एकलव्य अवार्ड के लिए किया गया था। उनको यह पुरस्कार या सम्मान दिया जा चुका है। तो उसके कारण 2018 में करंट अफेयर्स में चर्चा में होने के कारण इनसे रिलेवेंट जो क्वेश्चन है वह उठाकर पूछ लिया गया आपसे अगले साल की परीक्षा में। इस बार भी मैं आपको एडवांस में क्वेश्चन की टिप देना चाहूँगा। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि रूबीना फ्रांसिस इनका नाम पूछा जाएगा आपसे कि रूबीना फ्रांसिस का संबंध किस खेल से है साहब। रूबीना फ्रांसिस के बारे में जान लीजिए। रूबीना फ्रांसिस मध्य प्रदेश की फर्स्ट ऐसी महिला हैं जिनका चयन ओलंपिक खेल में टोक्यो के लिए किया गया है। वह देश की 9th नंबर की, जबकि मध्य प्रदेश की पहले नंबर की महिला खिलाड़ी हैं। क्या करती हैं साहब जी? शूटिंग के लिए जानी जाती हैं। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है, थोड़ी सा इसको प्रिपेयर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? यदि इस तरीके से हम देखें पश्चिम से पूर्व क्रम में, यानी कि हमको यहाँ से यहाँ की दिशा में चलना है। सबसे पहले यहाँ पर आने वाली हैं बड़वानी की पहाड़ियाँ, बड़वानी की पहाड़ियाँ। उसके पश्चात में आने वाला है आपको
महादेव श्रेणी जो कि इस क्षेत्र में आएगा, और तीसरे नंबर पर यहाँ का जो एंगल बनता है वह कहलाएगा मैकल श्रेणी, क्योंकि यह पश्चिम से पूर्व पूछा गया है। यदि यहाँ पर हम साथ में जोड़ लें तो इस तरह से कुछ विंध्यांचल बनेगा आपका, और उसके पश्चात में हम देखेंगे कि ये वाला जो क्षेत्र है यह सतपुड़ा का कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर पश्चिम से पूर्व पूछा ना कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में पूछा है, तो सबसे पहले क्या आएगा, बड़वानी वाला आएगा, बड़वानी की पहाड़ियाँ। हालांकि यहाँ पर एक राजपीपला पहाड़ियाँ भी होती हैं, जो कि MPPSC प्रीलिम्स 2018 में से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। इस बार क्वेश्चन पूछा गया आपसे सिर्फ इनके बारे में, ऑप्शन में दिया ही नहीं है आपको राजपीपला वाला। तो नंबर 1 क्या कहलाना चाहिए, बड़वानी का। दूसरा नंबर पर क्या आएगा, महादेव का। उसके पश्चात में आएगा मैकल श्रेणी का। इसलिए इसका क्रम बनेगा बड़वानी, महादेव और मैकल श्रेणी। इस तरह से इसका सही आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस नदी की घाटी गहरी खड्डभूमि दैट इज रैविन्स के लिए विख्यात कहलाती है। इसका बहुत ही आसान सा आंसर है चंबल। चंबल नदी में ही हम देखते हैं गली एरोजन देखने को मिलता है, जिसे हिंदी में अवनालिका एरोजन करके कहा जाता है। वहीं पर इस प्रकार से गड्ढे बनते हैं जिनको चंबलों का बीहड़ कहलाते हैं। उसके लिए फेमस नदी कौन सी कहलाएगी, चंबल। इसका आंसर होगा सही सी। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि काफ़ी टफ था अपने आप में, इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे का इसका संशोधित नंबर क्या है, ये हमको बताना था। हालांकि इंदौर के आसपास से जो पुराने वाले हाईवे थे, नेशनल हाईवे नंबर 3 वगैरह हम पढ़ते हैं, या और भी कुछ हाईवेज़ के बारे में देखते हैं, लेकिन उन्होंने इस बार जो पूछा है कि नया संशोधित नंबर पूछा है आपसे। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा नंबर 52 का जो नेशनल हाईवे है वह इसको जोड़ता है। एक्चुअली वह हिसार, जयपुर, कोटा होते हुए इंदौर को आपस में जोड़ता है। इंदौर से और भी आगे बढ़ जाता है, महाराष्ट्र के धुले पहुँच जाएगा, औरंगाबाद, बीजापुर जाएगा और कर्नाटक के हुबली तक यह हाईवे जाता है। तो नेशनल हाईवे नंबर 52 जो कि संशोधित है उसको ध्यान रखिएगा। इसकी कुल लंबाई है 2317 किलोमीटर, ये ध्यान रखिएगा। यह हाईवे 6 राज्यों से संबंधित है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये सभी जो राज्य हैं हाईवे नंबर 52 पर पड़ते हैं। तो इसकी कुल लंबाई हमने देख ली 2317 किलोमीटर, मध्य प्रदेश के इंदौर को कनेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में परमाणु वंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले स्रोत कौन से हैं। बहुत टफ क्वेश्चन था अपने आप में ये, और इवन जिनका हिस्ट्री सब्जेक्ट है परंतु उनका रिवीजन नहीं होना के कारण उनसे तक ये गलत हो गया था। पहली बात तो यह है कि ये क्वेश्चन आना ही था या इस टॉपिक से रिलेवेंट आना था। रीज़न क्या है कि 50 प्रकार के जो राजवंश हैं उनमें से जो भी राजवंश मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, उनसे तो क्वेश्चन आना ही है। परमांश राजवंश जो परमार राजवंश है वह मध्य प्रदेश का बहुत ही फेमस राजवंश कहलाता है साहब जी। ठीक, तो यदि एक एक करके हम इसमें देखें तो पद्मगुप्त का जो नैव सहस्त्रांक चरित्र है, पहले इसके बारे में बुक्स बस पूछी जाती थी, लेकिन इस बार क्या पूछेगा उसके अंदर का भी सेक्शन पूछा गया है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक काव्य कहलाता है। इसमें मालवा के जो राजा सिंधु राज थे उनके बारे में भी जानकारी दी गई है। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो प्रबंध चिंतामणि है। प्रबंध चिंतामणि का जो लेखक है वह मेरुतंग कहलाते हैं, इसलिए मेरुतंग की प्रबंध चिंतामणि इसको कहा जाता है पुस्तक को। इस ग्रंथ में 5 खंड हैं और उन खंडों में हमको देखेंगे कि परमार राजवंश के जो फेमस राजा हैं, फॉर एग्जाम्पल मुंज हो, मूलराज हो, उनके बारे में हमको जानकारी मिलती है, यानी यह भी परमार राजवंश को बताता है। उदयपुर प्रशस्ति के बारे में यदि हम बात करें तो उदयपुर प्रशस्ति तो राजा भोज से संबंधित है। भोज जो कि परमार राजवंश के सबसे महानतम शासक कहलाते हैं साहब जी, तो उनके बारे में जो भी राजनीतिक उपलब्धियां हैं वह जानकारी हमें उनकी उदयपुर प्रशस्ति से मिलती हैं। इसका मतलब यह है कि तीनों के तीनों जो ऑप्शन दिए हुए हैं वह उससे संबंधित है साहब जी, इसलिए इसका आंसर सही क्या आएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 है, चित्तौड़ का त्रिभुवन नारायण मंदिर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। परमार राजा भोज जी के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया। क्योंकि 2 मंदिर बहुत ही फेमस कहलाते हैं, पहला चित्तौड़ का त्रिभुवन नारायण मंदिर, दूसरा हम देखेंगे धार में स्थित जो सरस्वती मंदिर है वह। इसके अलावा उनकी और भी अन्य संरचनाएं हैं, चाहे भोपाल का तालाब हो, शिव मंदिर हो इत्यादि वगैरह पर हमेशा से क्वेश्चन आते रहे हैं। क्वेश्चन 16, मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है। खजुराहो में ऑन वर्किंग है, जबलपुर, ग्वालियर वगैरह वर्किंग है। पन्ना वाला जो हवाई अड्डा है अभी फिलहाल में वर्किंग नहीं है। तो यहाँ पर अंडरलाइन किसको करना था आपसे, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नहीं पूछा गया है। खजुराहो और पन्ना इन 2 नामों को लेकर कई विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि ये 2 शहर अपने आप में छोटे शहर हैं एज कम्पेरेटिव टू ग्वालियर एंड जबलपुर। लेकिन खजुराहो क्या है कि एक्चुअली इंटरनेशनल जो उड़ानें होती हैं, जो पर्यटक होते हैं विदेशी वो आते हैं, तो उसके कारण हमको इसे चालू रखना पड़ता है। जबकि वहीं बगल में हम देखेंगे तो पन्ना जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा जिला है, इसलिए वहाँ पर अभी फिलहाल में जो हवाई अड्डा है वह क्रियाशील नहीं है, या वहाँ पर हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पिछली विधानसभा यानी 2014 से लेकर
जो 2018 की विधानसभा, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो 14वें नंबर की विधानसभा कहलाती है मध्य प्रदेश की साहब जी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जस्ट पिछली विधानसभा पूछा, ये इसके लिए रिमार्केबल या की पॉइंट है। पंडित कुंजीलाल दुबे जो फर्स्ट विधानसभा थी मध्य प्रदेश की, उसके अध्यक्ष थे। ठीक है। ईश्वरदास रोहाणी जी के बारे में यदि देखें तो वह 13वें नंबर की जो विधानसभा तब तक अध्यक्ष रहे हैं साहब जी, 2003 से लेकर 13 तक उनका बहुत लंबा कार्यकाल कहलाता है। 14वें नंबर की जो विधानसभा इसके ठीक बाद में आने वाली, तो उसके अध्यक्ष थे सीताचरण शर्मा जी। वहीं हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र सिंह के बारे में बात करने वाले हैं, या श्री राजेंद्र सिंह के बारे में बात करने वाले हैं, तो वे विधानसभा में उपाध्यक्ष थे। तो इसका मतलब यह है कि लेटेस्ट वाली या जो पिछली विधानसभा है, उसके अध्यक्ष कौन थे? सीताचरण शर्मा जी थे। वर्तमान की जो विधानसभा हम देखते हैं, उसके हैं गिरीश गौतम जी हैं, इसके ठीक पहले रहे हैं एनपी प्रजापति जी, और उनके पहले सीताचरण शर्मा जी का हमको नाम मिलता है। तो 2019 की परीक्षा में ये क्वेश्चन आया हुआ, उस हिसाब से इसका सही आंसर क्या जाएगा? डॉक्टर सीताचरण शर्मा। क्वेश्चन नंबर 18 था, मध्य प्रदेश का राज्यपाल इनमें से कौन नहीं रहा? यानी कि आपको ये बताना है कि नहीं था, इसलिए अंडरलाइन करेंगे आप, नहीं को रिमार्क पर ले लेने वाले हैं। सबसे पहले दिया हुआ आपको डॉक्टर बलराम जाखड़ जी। बलराम जाखड़ जी 23वें नंबर के मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं, 2004 से लेकर 2009 तक थे। रामेश्वर ठाकुर जी के बारे में हम बात करें तो 2009 से लेकर वह 2011 तक रहे हैं, 24वें नंबर के राज्यपाल थे, 24th नंबर के वे राज्यपाल थे। यदि डॉक्टर भाई महावीर जी के बारे में हम बात करें तो वह मध्य प्रदेश के 20वें नंबर के राज्यपाल थे, जो कि 1998 से लेकर 2003 तक रहे हैं। और न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह, तो ये जो हैं ये कभी भी मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं, यानी कि 3 जो हैं ये राज्यपाल रहे हैं। अब यही जो पैटर्न है आपको समझने के लिए है कि इस तरह से क्वेश्चन एमपीपीएससी में पहले नहीं आते थे कि 3 विकल्प जो हों उसके सही हों, और उसके बाद में से कहें कि क्वेश्चन नहीं है या कौन सा नहीं है, इस तरह से कहा जाए। तो ये जो पैटर्न होता है ये आईएएस का होता है। आईएएस में इसके भी आगे पहुंच जाता है कि वहाँ पर इनके भी 4 ऑप्शन बना देते। ऑप्शन नंबर ए होता है साहब जी कि पहला और दूसरा, ऑप्शन बी हो जाता है कि दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी हो जाता है दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से करके ऑप्शन डी हो जाता है, ओनली 4, इस तरह से करके वहाँ पर बना दिए जाते हैं। बस इतना ही है, लेकिन ये पैटर्न वही है साहब। 2019 में ये बहुत ही महत्वपूर्ण चेंज आया है, इसको थोड़ी सा रिमार्क पर रखिएगा। 2020 का जो आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, इस हिसाब से उसकी तैयारी रखिए। जिन भी फैक्टों को, कॉन्सेप्ट को आप पढ़ते हैं, बहुत गंभीरता से और बहुत गहराई से उनको प्रिपेयर करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अपने आप में राजस्थान से सीमा छूती है, गुजरात से छूती है, मध्य प्रदेश की सीमा महाराष्ट्र से छूती है, लेकिन झारखंड से नहीं छूती, क्योंकि झारखंड और एमपी के बीच में जाने वाला छत्तीसगढ़। इसका आंसर आएगा सी, नहीं छूती। नहीं वाले क्वेश्चन की संख्या आप कभी देखिए ज़्यादा होगी, नहीं वाले जो क्वेश्चन होते थोड़ी से टफ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में निम्न से कौन आयुक्त नहीं रहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड टफेस्ट क्वेश्चन कह सकते हो आप इस साल के पेपर का, 2019 के पेपर का। रीज़न ये है कि इनमें से कई लोग रहे हैं साहब जी। ठीक, सबसे पहले अगर हम बात करें तो गोपाल शरण शुक्ल जी साहब 2000 से लेकर 2006 तक वह निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। आर परशुराम जी के बारे में हम बात करें तो 2013 से लेकर 2018 तक वो रहे हैं साहब। डॉक्टर अजीत राय ज़्यादा के बारे में हम बात कर लेते हैं यदि, तो वह 4थे नंबर के हमारे निर्वाचन आयुक्त रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त की यहाँ पर बात हो रही है, ना कि केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त की। तो अजीत राय ज़्यादा जी 2010 से लेकर 2013 तक रहते हैं। अवनी वैश्य जी, अवनी वैश्य जी ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अवश्य रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वे निर्वाचन आयोग में शामिल नहीं हुए, या राज्य निर्वाचन आयोग में उन्हें शामिल नहीं किया गया, उसका अध्यक्ष नहीं बनाया गया। इस प्रकार से हम देखें तो 3 लोग, गोपाल जी, आर परशुराम, अजीत जी, ये तीनों के तीनों जो हैं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त में रहे हैं। अभी तक यदि हम बात करें कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त कुल कितने लोग रहे हैं, उसका काम क्या होता है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज के चुनाव कराना हो प्लस नगरीय निकाय के चुनाव कराना हो, यानी पंचायत और नगर निगम के चुनाव कराने के लिए जो इलेक्शन कराने वाली बॉडी होती है उसे राज्य निर्वाचन आयोग कहा जाता है। 73 और 74वें संविधान संशोधन के पश्चात में इस बॉडी का निर्माण किया गया है। सबसे पहले जो मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त थे उनका नाम था NB लोहानी, जो कि 1994 से लेकर 2000 तक रहे हैं। किसी दिन पूछ सकता है आपसे कि NB लोहानी जी का पूरा नाम क्या है, ऐसा भी क्वेश्चन कभी को आ सकता है। NB लोहानी पर कम से कम 10 बार क्वेश्चन आया है, क्योंकि ठीक है, दैट इज नंदवल्लभ लोहानी जी।
कुल मैंने कहा मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में अभी तक 6 लोग रहे हैं। पहला एन बी लोहानी जी, दूसरे नंबर के थे गोपाल शरण शुक्ल जी के बारे में ध्यान रखिएगा, तीसरे थे आदित्य विजय सिंह या ए विजय सिंह भी बोलते हैं, चौथे थे डॉक्टर अजीत राय यादव, पाँचवें आर परशुराम और छठवें थे बीपी सिंह या बसंत प्रताप सिंह जो कि वर्तमान में हैं। तो इस प्रकार से याद रखिएगा। बीपी सिंह पर हो सकता है कि लेटेस्ट में कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए क्योंकि इस बार चुनाव भी है। क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस, इसका क्या मतलब है? काफ़ी इजी सा क्वेश्चन लगता है पर टफ हो गया था उस समय क्योंकि सभी लोग वायरस के बारे में पढ़ते हैं लेकिन इसका फुल फॉर्म नहीं जानते साहब जी। वायरस का फुल फॉर्म था वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज करके इसको कहा जाता है। क्या होता है वायरस, ये जरूर पढ़ते हैं कि हाँ एक प्रकार का ऐसा प्रोग्राम होता है जो अपनी नकल बनाता है साहब जी और उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना उसका कंप्यूटर में हो जाता है और उसको कहीं ना कहीं इन्फेक्ट कर देता है, उसकी फाइल वगैरह को डिस्टर्ब करके इवन कई बार तो कंप्यूटर को भी पूरी तरह से ख़राब कर देता है। तो ये सब तो अपन पढ़ते हैं लेकिन कभी उसके फुल फॉर्म को नहीं पढ़ते थे। और MPPSC में अगर आप ऑब्जर्व करें कई वर्षों के आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए, कम से कम 10 पेपर, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि 2 चीज़ें बार बार पूछते हैं, 3 चीज़ें काफ़ी पेटेंट है। पहला कि फुल फॉर्म बताइए सर, जो उनके किसी के नाम का, कभी वायरस का फुल फॉर्म बताइए, कभी रेडियो का फुल फॉर्म बताइए, कभी HL दत्तू जी के नाम का फुल फॉर्म बताइए, इस तरह से करके क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है कि वह डेट काफ़ी पूछी जाती हैं, बोले यह अधिनियम किस डेट को लागू हुआ था, इसकी स्थापना किस डेट को हुई थी, इस प्रकार से करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब एक जो नया पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है कि नहीं वाले क्वेश्चन पार्टिसिपेट किए जा रहे हैं, शामिल किए जा रहे हैं। इनमें से कौन कौन नहीं है? 4 में से 3 लोग रहते हैं, एक बस नहीं होता है, तो ये टफ हो जाता है। जबकि इसके पहले क्या आता था, 4 में से सिर्फ एक ही शामिल होता था तो अपन, और बस की जो 3 ऑप्शन होते वो काफ़ी दूर दूर के होते तो अपन एक बार में बना लेते थे। ये जो पैटर्न में चेंज आया है उसके लिए थोड़ी सा प्रिपेयर होइए। क्वेश्चन नंबर 22 दिया था आपको, जो अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, डेटा को नष्ट करता है, उपयोगकर्ताओं की सेवा को अस्वीकार करता है, लक्ष्यों के लिए समस्याएं पैदा कर देता है, क्या कहलाता है? काफ़ी टफ क्वेश्चन था। जो उस फील्ड के लोग हैं उनके लिए बस थोड़ी बहुत आसान कह सकते हो आप। 2 प्रकार के हैकर होते, ध्यान रखिए, एक कहलाता है वाइट हैकर और दूसरा कहलाता है ब्लैक हैकर। इसका आंसर होगा ब्लैक हैकर। ब्लैक हैकर लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली आपको कहीं पर भी नहीं दिया है। ध्यान देने वाली बात है कि ब्लैक हैकर का दूसरा नाम क्रैकर भी होता है। अब दोनों में अंतर क्या होता है? वाइट हैकर जो होता है, कभी भी जो उपयोग करता है, जिसका कंप्यूटर है, उसकी अनुमति से यह हैकिंग का काम करता है। यह एक प्रकार का नैतिक हैकर कहलाता है, ये कहें तो कंप्यूटर सुरक्षा के लिए यह काम करता है और कभी भी अनुमति से ही काम करता था। जबकि जो कंप्यूटर का मालिक है उसकी अनुमति के बिना जो लोग काम करते हैं उसे कहा जाता है दैट इज वाइट हैट हैकर का, सॉरी उसे ब्लैक हैट हैकर कहा जाता है। तो वाइट वाला क्या हो गया? नैतिक कहलाता है, या जिसे अनुमति प्राप्त हो उसी कार्य को वह करे। जबकि ब्लैक वाला क्या होता है कि अनऑथराइज्ड एंट्री कहलाती है अपने आप में, या अनऑथराइज्ड एक्सेस का काम वह करता है सामने वाले व्यक्ति की अनुमति के बिना, और उसके जो भी डेटा है, प्रोग्राम्स वगैरह, उनको नष्ट करने का काम करता है। पहला साइबर लॉ जो भारत में ई-कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। आसान क्वेश्चन था अपने आप में, जिन्होंने स्पेशली प्रीलिम्स प्लस मेंस के अप्रोच पर तैयारी की है उनके लिए। यहाँ पर सीधा सीधा से जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर सीधा सीधा जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के बारे में पूछा गया है, IIT एक्ट 2000 के बारे में। मेंस में आप पढ़ेंगे तो स्पेशली सिलेबस में आपको ये दिया हुआ है, IIT एक्ट दिया हुआ था 2000 का, तो वहाँ से यह संबंधित कहलाता है। जैसे अपन ने साइबर लॉ बोला है, ई-कॉमर्स की जो संस्थाएं उसके दायरे में आती हैं। करंट अफेयर्स में हमेशा ये चर्चा में रहता है, इसकी जो धारा 66, 67 है वो चर्चा में आती है। इस साल भी चर्चा में, तो हो सकता है कि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ साहब जी। यही साइबर लॉ से संबंधित जो भी कानूनी ढांचा है, फ्रेमवर्क है, वह प्रोवाइड करता है। बहुत सारे अपना ट्विटर, फेसबुक या अन्य व्हाट्सएप अकाउंट के हैकिंग वगैरह के बारे में सुना हो, वेबसाइट की हैकिंग वगैरह के बारे में सुना होगा, उस पर कौन सा लागू होता है साहब जी? यही अधिनियम लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट और ऑनलाइन चैटिंग। तो ऑनलाइन चैटिंग कहाँ से साइबर अपराध हो सकते हैं? कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। साइबर अपराध एक्चुअली क्या कहलाते हैं कि किसी भी कंप्यूटर को एक्सेस करना उसकी अनुमति के बिना, और उसमें बाधा डालना, उसमें गलत प्रकार की जानकारी डालना साहब जी, उसको क्या कहा जाता है? हैक करना, या उसके कंप्यूटर को अपने तरफ कहना चाहिए कि अपने कंट्रोल में ले लेना सामने वाले की अनुमति के बिना। साइबर अपराध के अंतर्गत क्या आते हैं साहब जी? स्पैम आता है, या स्पैम ईमेल जो होते हैं वो आते हैं, हैकिंग आती है, फिशिंग आती है, साइबर स्टॉकिंग को भी यही कहा जाता है, और आइडेंटिटी थेफ्ट। तो ये तीनों के तीनों जो हैं ये अपने आप में इसके अंतर्गत आएंगे। यहाँ पर पूछा था कि नहीं है, पूछा था, तो क्या आएगा? ऑनलाइन चैटिंग। अगेन जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ें, नहीं है दिया तो उसको क्या करेंगे? अंडरलाइन। क्वेश्चन नंबर 25,
ईमेल पता मार्क स्टॉल में, इसमें डोमेन नेम क्या है साहब जी? देखिए, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसे कहा जाता है, इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज अपने आप में ये कहलाती हैं। मैसेजेस भेजते हैं, डेटा वगैरह भेजते हैं, प्राप्त करते हैं साहब जी। जो भी ईमेल होता है उसके कभी भी ध्यान रखिएगा कि दो पार्ट होते हैं, एक कहलाता है दैट इज़ यूज़र नेम, जबकि दूसरा कहलाता है डोमेन नेम। ठीक, यहाँ पर जैसे आपको दिया है मार्क स्टॉल, ये जो मार्क स्टॉल यानी बिगिनिंग वाला जो है मार्क डॉट स्टॉल करके आपको लिखा हुआ है, ये क्या कहला जाएगा? ये कहलाएगा उसका यूज़र नेम कहलाएगा। ठीक, जबकि डोमेन नेम यहाँ पर क्या है, @ के बाद में ये जो लिखा हुआ it-.info, यह कहलाएगा उसका डोमेन नेम साहब। तो इसका आंसर क्या आ जाने वाला है? सी आंसर आएगा, it-info करके जो आपको दिया हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको बनाने के लिए क्या करना चाहिए? आप इसके लिए बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें आपको बताएं ये बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए हैं और बहुत व्यवहारिक से ऐसे क्वेश्चन हैं जो लोग कंप्यूटर वगैरह चलाते हैं, रेगुलरली वो उसका यूज़ करते हैं, उनके लिए ये आसान है। और रेगुलर यूज़ करने के साथ साथ क्या कि इसके ये जो टेक्निकल पार्ट है, ये नहीं कि गेम खेलते हैं या मूवीज़ वगैरह देखते हैं, वो नहीं, उसके फंक्शंस के साथ में वर्क करते हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन आसान है। लेकिन यदि आप केवल एक मोबाइल एप्लीकेशन चलाते हैं या कंप्यूटर थोड़ी बहुत चलाते हैं तो फिर नहीं बनने वाला है। बनाने के लिए इस प्रकार से क्वेश्चन समाधान है कि बुक्स भी पढ़ें, प्लस कंप्यूटर के जो भी टॉपिक ऐसे हैं रिलेवेंट हैं उन पर जाकर वर्क भी करिए। भले ही थोड़ी थोड़ी सा आपसे नहीं बनता, थोड़ी बहुत करिए, पूछते पूछते करिए, उससे कम से कम ये होगा कि आप उसके पार्ट से परिचित हो पाएंगे साहब कि डोमेन नेम क्या होता है, यूज़र नेम क्या होता है, टूल बार क्या होता है, नोटिफिकेशन बार क्या होता है साहब जी, टास्क बार क्या होता है। कम से कम इससे परिचित हो पाएंगे कि बहुत ही ईजी कीवर्ड्स कहलाते हैं। तो उस तरह से आपसे बनेगा और आप फैमिलियर हो पाएंगे कंप्यूटर के टॉपिक के साथ में भी। ये केवल किताबों से पढ़ने से आपको नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हमने MPPSC परीक्षा 2019 के जो शुरुआत के 25 क्वेश्चन थे उसके बारे में हमने देखा, जाना कि किस प्रकार से पैटर्न रहा है क्वेश्चंस का, पुराने जो क्वेश्चंस हैं उनमें किस तरह से चेंज लाया गया है, परिवर्तन लाया गया, पूछने की प्रवृत्ति में किस प्रकार से बदलाव हुआ है, और बाकी जो पेपर्स अभी तक हुए हैं उनकी अपेक्षा कहीं ना कहीं इसका जो प्रीलिम्स का पेपर है वह टफ़ है। खासकर उन लोगों के लिए भी टफ़ है जो काफ़ी पहले से तैयारी कर रहे हैं लेकिन अपने आप को सतत रूप से अपडेट नहीं कर रहे हैं। खासकर टेक्निकल सेक्शन, चाहे कंप्यूटर वाला पार्ट रहा हो, चाहे एनवायरनमेंट का हो, चाहे करंट अफेयर के साथ में हो, उनके साथ में जो भी अपडेट नहीं रहे हैं उनसे इस साल का क्वेश्चन पेपर नहीं बना। यही वजह कि मैंने ऐसे बहुत से लोगों को ऑब्ज़र्व किया जो कि 2-2 बार 4-4 बार मेंस दे चुके हैं परंतु इस बार उनका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ। इवन इनको भी देखा मैंने जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड है, पोस्टेड है साहब, उनका भी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ। तो वजह क्या थी? बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें होती, किस प्रकार से हमको क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, कैसे ऑब्जर्व करना चाहिए, कौन से सेक्शन को अंडरलाइन करना चाहिए, उसके बाद में बड़े धैर्य से किस तरह से चीज़ों को हम बनाते हैं, वो चीज़ें आप ऑब्जर्व करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, धैर्य से काम करेंगे तब आप बना लेंगे, अदरवाइज़ थोड़ी सी दिक्कत तो होनी है। आशा करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगले पार्ट पर हम बात करेंगे इसके आगे क्वेश्चंस पर और उन क्वेश्चनों को बनाने की टेक्निक्स या ट्रिक्स या उनका एनालिसिस हम देखेंगे। इसके सराउंडिंग क्वेश्चन के आंसर बस मैंने आपको नहीं बताए हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ए है, बी है, मैंने आपको ये भी बताया है कि हाँ उसको हम कैसे समझ सकते हैं, उसका पूरा टॉपिक क्या है, बैकग्राउंड क्या है, करंट का सिनेरियो क्या है, उससे रिलेवेंट आगे यानी इन फ्यूचर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वह भी मैंने बताए हैं। तो उन पर भी आप थोड़ा सा विचार करिएगा, गौर करिएगा और ये आपके लिए निश्चित रूप से बहुत ही हेल्पफुल होगा। आज के लिए सफिशिएंट है। थैंक यू। जय हिंद।